हेलो बच्चा लोग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका आपके खूबसूरत से चैनल गुप्ता ट्यूटोरियल्स जीटी पर। तो बच्चों, लेट ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि ये हमारे चैप्टर 2 यानी विद्युत विभव एवं धारिता की पूरी क्लास चल रही है। आज ये इसकी तीसरी क्लास होगी जिसमें हम पढ़ेंगे कि किसी बिंदु पर अगर हम विद्युत विभव निकालते हैं तो उसका मान कितना आता है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। देखिए, आपने ये टॉपिक चैप्टर 1 में भी पढ़ा है कि किसी भी बिंदु आवेश के लिए अगर आप विद्युत क्षेत्र, देखिए बच्चों यही है, यहाँ पे निकालना है हमें विद्युत विभव। लेकिन जब चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था तो वहां पे निकालना था क्या, विद्युत क्षेत्र। तो किसी भी बिंदु के लिए जब आपने वहां पे ज्ञात किया था विद्युत क्षेत्र का मान, तो वो कितना आया था, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। और इसी के हिसाब से आपने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को पढ़ा था। तो बच्चों, बात यह है कि आपको अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति यहाँ पे भी पढ़ना है। मतलब अक्षीय स्थिति में आपको विभव का मान ज्ञात करना है, फिर निरक्षीय स्थिति में भी आपको विभव का मान ज्ञात करना है। लेकिन उसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, उस बिंदु के लिए विभव चाहिए। चैप्टर 1 में तो आपने उस बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र निकाला था, अक्षीय स्थिति निकालते थे तो विद्युत क्षेत्र निकालते थे, निरक्षीय स्थिति में भी विद्युत क्षेत्र। फॉर्मूले की जरूरत तो पड़ती थी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, विद्युत विभव का गणना करना है। तो इसी को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। एकदम आराम से समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इजी भी है। देखिए, मान लो वो बिंदु आवेश क्या है, Q है। अच्छा, बिंदु आवेश से R दूरी पर बच्चों, थोड़ा सा छोटा, बिंदु आवेश से R दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है और इसी बिंदु पे हमें इस विभव की गणना करनी है। अब मान के चलते हैं कि ये जो बिंदु आवेश है विद्युत क्षेत्र के अंदर है, मतलब इतना। सपोज मान लो ये क्या है, बना ही लेते हैं, यह है विद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र से बाहर अनंत दूरी पे क्या रखा है बच्चों, एक परीक्षण आवेश। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले लेक्चर में इस चैप्टर के बता चुका है कि विद्युत विभव क्या है, और वही कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र के अंदर Q रखा हुआ है, जो हो सकता है पॉजिटिव भी हो और निगेटिव भी हो। लेकिन इससे बाहर कौन है, Q0 है। अब ये Q0 एक परीक्षण आवेश है बच्चों, ये ना तो अभी ऋणात्मक और ना धनात्मक, मतलब जब तक वो बाहर होगा। हम क्या करते हैं, वर्क डन लगा देते हैं, मतलब कार्य करके इसको अंदर ले आते हैं। और अंदर लाते हैं, इसको मिटा दो, आपको समझने के लिए बनाया था। अंदर मतलब कुछ यहाँ तक मान लो ले आए, इसको पकड़ के विद्युत क्षेत्र के अंदर इस Q0 को, ठीक है। ये मान लो बिंदु A है और ये बिंदु क्या है, B है, ठीक है। तो ये दूरी आप कितना मान लोगे, dx मान लो। और इसी dx के लिए अब क्या करना है, आपको विभव का मान ज्ञात करना है। जब ये Q0 बाहर था तब परीक्षण आवेश था, लेकिन जब ये अंदर आ गया तो या तो प्लस हो गया होगा या तो माइनस हो गया होगा, क्योंकि वो विद्युत क्षेत्र के अंदर है। तो जब विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया तो ये Q और Q0 के बीच एक बल कार्य कर रहा होगा। अगर दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक होंगे तो प्रतिकर्षण बल, कोई एक धनात्मक कोई एक ऋणात्मक होगा तो आकर्षण बल। तो बल तो लगेगा ना, तो वही बल F बराबर कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, चलो अच्छे से लिख लेते हैं। तब कूलाम के नियम से,
कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। वहाँ का कूलाम का नियम में Q1 Q2 होता था, लेकिन हमने यहाँ नाम चेंज कर रखा है, तो इसलिए Q1 Q2 की जगह क्या हो जाएगा, Q नॉट। अब देखो आप क्या कर रहे हो, इस Q नॉट को उठा के फिर से A से B पे ले आ रहे हो। ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा, मान लो ये पूरा दूरी x हो जाएगा, और ये दूरी कितना हो जाएगा r, मतलब Q से बिंदु P की दूरी r है, Q से A की बिंदु x है, और A से B तक हम इस परीक्षण आवेश को, जो कि अब विद्युत क्षेत्र के अंदर है, कहाँ ले आ रहे हैं, A से बिंदु B पे। तो A से बिंदु B पे ला रहे हैं, तो एक छोटा सा विस्थापन हो रहा है इस आवेश, ये क्या हो रहा है, आवेश विस्थापित हो रहा है बिंदु A से बिंदु B पे। तो वो छोटा सा विस्थापन क्या ले लिया मैंने, dx ले लिया। अच्छा, यहाँ पे जो ये बल कार्य कर रहा है F, उसकी दिशा कहाँ होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इस इधर। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर बल F इधर है और आप विस्थापन, चूंकि सदिश राशि है, विस्थापन इधर हो रही है, मतलब देखो dx इधर, क्योंकि जब आप इधर ले जा रहे हो तो आवेश की दिशा कहाँ हो गई, इधर, और बल की दिशा कहाँ हो गई, इधर। तो आप बल F और ये विस्थापन dx के बीच में कैसा रिलेशन लिख सकते हो, F बराबर dx लेकिन माइनस, क्यों, क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है, F इधर है, dx इधर है, ठीक। तब देखो मैंने बार बार बच्चों को पढ़ाया है तो बताया है कि आप किया गया कार्य जो है, अभी हम किया गया कार्य निकालेंगे W, वो अचानक से नहीं निकाल सकते, आपको एक छोटा सा किया गया कार्य निकालना पड़ेगा। क्योंकि पूरा विस्थापन कितना है, x है, तो इस x के लिए किया गया कार्य W तो निकालेंगे, ये तो तय बात है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता। आप एक छोटा सा विस्थापन ले लो, इसी का छोटा रूप, और उस छोटे से विस्थापन dx के लिए छोटा सा कार्य निकालेंगे, मतलब अल्प कार्य। तब किया गया अल्प कार्य, देखो अल्प कार्य को किससे दर्शाना है आपको, dw के लिए। अच्छा, ये किसके लिए आएगा, अच्छा ये आपने x लिया है ना, तो इसको भी क्या रखो, x रखो, ठीक है। अगर ये r लेता तो ये r रहता। चलो, तो dw बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, f डॉट dx। अब देखो क्यों, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, F बल और dx क्या है, विस्थापन, लेकिन dx को किस में रखेंगे हम, माइनस में। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। तो dw बराबर क्या आ जाएगा, अच्छा F का मान कितना है, ये है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और क्या लिख लेंगे, dx, और ये जो माइनस साइन है मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ। चूंकि ये किया गया अल्प कार्य निकल गया, मतलब एक छोटे से विस्थापन के लिए छोटा सा कार्य निकला है, तब हम क्या निकालते हैं, तब कुल कार्य को किससे दर्शाएंगे, W से, और ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा। अच्छा, कुल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, dw को हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, किसका, dw का। तो समाकलन, अच्छा यहाँ पे एक बात है कि समाकलन में जो ये लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, उन दोनों जगह पे वैल्यू क्या रखी जाएगी। देखो लोअर लिमिट मतलब ये जो Q नॉट था पहले कहाँ था, विद्युत क्षेत्र से बाहर, मतलब अनंत से R, तो अनंत से R, और dw का मान कितना है, ये है, रख लो आप इसको, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन
एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए d के साथ एडिशनल फंक्शन क्या है, x, मतलब होल फंक्शन में केवल ये एक्स स्क्वायर अंदर रहेगा, बाकी सब को हम कांस्टेंट मान के क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, w बराबर -1/4πε0 क्यू नॉट, इतना अंदर रह गया, और 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंदर रह जाएगा इन्फिनिटिव से r। अच्छा 1/x स्क्वायर, इसको मैं, ये देखो x स्क्वायर हर में है, जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2, और dx है तो dx लिख लिया, ठीक है। -1/4πε0 क्यू नॉट x के पावर में -2, मतलब ये फॉर्मूला बन गया x के पावर में n, और dx होता है तो क्या करते हैं, x के पावर में n+1 अपॉन में क्या आता है, n+1। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी x के पावर में n है और n की जगह क्या है, -2, तो -2+1, तो क्या लिखोगे आप इसको, x की पावर में -2+1 और अपॉन -2+1, और लिमिट बचा है ना कहाँ, अनंत से r, इन्फिनिटिव टू r। अब देखो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4πε0 क्यू नॉट, ध्यान से देखो, x के पावर में -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1, और अपॉन में कितना हो जाएगा, -2+1 -1। अच्छा ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, इन्फिनिटिव टू r। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बच गया 1/4πε0 क्यू नॉट, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, x के पावर में -1, और x के पावर में -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x लिख सकते हैं ना। अगर मैं 1/x स्क्वायर को ऊपर जाएगा तो क्या लिखूंगा, x⁻², 1/x को ऊपर जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है 1, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x⁻1। तो उसी तरीके से x⁻1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x अनंत से r। देखो अच्छा इधर का आप लिख लो, उसके बाद आगे का सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, बस मैथ्स का कैलकुलेटिंग पॉइंट है, ये आपको ध्यान देना है, छोटा छोटा चीज़ ये आप नोट करिए इधर का, ठीक है। उधर का मिटाते हैं, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अब इसके बाद जो सॉल्व होगा वो आ जाएगा आपका फाइनल वैल्यू। तो आज यहाँ से आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अक्षीय स्थिति को रिलेट कर पाओगे, जादू होने वाला है लास्ट में। देखो W = 1/4πε0 क्यू नॉट। अच्छा देखो 1/x एक बार अपर लिमिट से रिलेट होगा तो ये 1/x क्या हो जाएगा, 1/r, मतलब x क्या करेगा, रिप्लेस कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/r। दोनों लिमिट के बीच में कौन सा साइन होता है, माइनस, तो मैंने लगा लिया माइनस, और 1/x एक बार इन्फिनिटी के साथ फिर रिलेट होगा तो कितना आएगा, 1/∞, ठीक है। तो 1/4πε0, बाहर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, एकदम सेम चलता रहेगा, 1/r बच जाएगा, और माइनस 1/∞, किसी भी नंबर को जब अनंत से भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो वैल्यू क्या आता है, 0। ये तो आता है ना आपको कि किसी भी नंबर को अनंत से डिवाइड करोगे, मान लो ऊपर 1 नहीं है, 10 है या 100 है, कुछ भी है, कोई भी नंबर को जब अनंत से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आता है, 0। लेकिन वही अगर किसी भी नंबर को
जब 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, उल्टा, अनंत। तो ये सिंपल सा चीज़ है, याद रखना है आपको, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर, केवल आर बचा ना, 0 का तो कोई मतलब है नहीं। अच्छा ये क्या आ गया बच्चों, W, लेकिन हमको निकालना क्या है, विभव। तब आपको फॉर्मूला तो पता है ना विभव का, हाँ हाँ वही लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जाके देखो। विभव V बराबर क्या, W बाई क्यू नॉट, याद आ रहा है। अनंत से बाहर कौन बैठता था, क्यू नॉट, उस पर वर्क डन लगा दिया, कार्य कर दिया, तो वही क्या कहलाता है, विभव। W का मान उठा के यहाँ रख दो तो ये बन जाएगा V बराबर, और W का मान कितना है, इतना रख दो यहाँ पे, कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर, और अपॉन में क्या आएगा, क्यू नॉट। ये तो W का मान हो गया, क्यू नॉट कैंसिल, ये मिटा रहे हैं, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ध्यान दो, ये क्या आया है, Q अपॉन आर, विभव, विभव। चैप्टर 1 में विद्युत क्षेत्र था, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। देखो Q बाई आर विभव, Q बाई आर स्क्वायर विद्युत क्षेत्र। मतलब अगर आप किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र निकालते हो तो ये, और इसी के हिसाब से अक्षीय और निरक्षीय चलेगा। लेकिन किसी बिंदु आवेश के लिए जब आप विभव निकालोगे, विद्युत क्षेत्र नहीं विभव, तो क्या फ्रेम रहेगा, Q बाई आर, और इसी के हिसाब से अक्षीय और निरक्षीय निकलेगा। याद है ना, अक्षीय जब आप करते थे तो क्या करते थे, R माइनस एल का स्क्वायर, R प्लस एल का स्क्वायर। क्यों करते थे, क्योंकि R का स्क्वायर था। लेकिन अभी R माइनस एल या R माइनस ए का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि क्या है, Q बाई आर। तो ये जादू है, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इसके बाद ही हम पढ़ेंगे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप इसको समझिए, देखिए, ठीक है। क्लास को करते हैं ख़त्म और मिलेंगे अगले टॉपिक में, जहाँ पे अक्षीय स्थिति और उसके बाद निरक्षीय स्थिति को समझेंगे। तो आप ना चैप्टर 1 के अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को बहुत अच्छे से समझ